नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले विगत दिनों राहुल गांधी को जननायक कहे जाने पर विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने इस पर अपना विरोध दर्ज किया और इस बात के लिए राहुल गांधी की आलोचना हुई कि राहुल गांधी बिहार में आकर जननायक का जो टाइटल है उसका इस्तेमाल खुद के लिए कैसे करवा सकते हैं। तेजस्वी यादव पर हमला हुआ कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, जो समाजवादी आंदोलन की उपज रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर के शिष्य होते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार में जननायक कहे जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि कर्पूरी ठाकुर की गरीबी, कर्पूरी ठाकुर की सादगी, कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी के कारण दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने दिया था। तो तेजस्वी यादव के समक्ष राहुल गांधी को जननायक कहने का अधिकार कैसे है? मित्रों, मैं बताऊं, एक तो सबसे पहली बात है कि जननायक एक नहीं बल्कि कई हो सकते हैं। इतना बड़ा देश, 145 करोड़ का देश में कई जननायक हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को जननायक कोई व्यक्ति खुद नहीं बनता, बल्कि परिस्थितियां भी जननायक का निर्माण करती है। कई बार अगर कर्पूरी ठाकुर जननायक बने तो चंद्रशेखर ने भले ही जननायक कहा हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी जरूर थी जिस कारण से कर्पूरी ठाकुर जननायक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण लोकनायक बने थे। भले ही वो शब्द किसी के मुंह से वैसे ही निकला जैसे महात्मा गांधी को बापू कहा गया, और कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले महात्मा गांधी को बापू कहा। ठीक है, तो ये अलग विषय है, इस बात पे कोई महत्व का विषय नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार के मुद्दों के आधार पर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें अगर कुछ और मुद्दों को राहुल गांधी इस आंदोलन के साथ जोड़ पाए तो मुझे लगता है इतिहास बनाने की स्थिति में होंगे। किसी ने नहीं सोचा था महात्मा गांधी जब भारत आएंगे साउथ अफ्रीका से और वो चंपारण में जाकर नील की खेती के खिलाफ आंदोलन करना शुरू करेंगे, तो एक समय आएगा जब महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाएंगे और बापू के उपाधि से उनको विभूषित किया जाएगा। महात्मा गांधी को कोई भारत रत्न नहीं मिला, न नोबेल पुरस्कार मिला। महात्मा गांधी भारत के जनता के दिलों में राज किया महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी ने अपने लोगों के दिलों में राज किया तो केवल और केवल अपने ऐतिहासिक कारनामों से। और इतिहास बनना किसी के हाथ में नहीं होता है, कई बार परिस्थितियां निर्माण करती है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है कि हर घटना की उसके समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब प्रतिक्रिया होती जरूर है, समान भी होती है और विपरीत भी होती है। तो राहुल गांधी का SIR के माध्यम से जो आंदोलन आज राहुल गांधी ने छेड़ा है, चुनाव आयोग के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा है, उसके इर्द गिर्द कुछ और चीजें को अगर राहुल गांधी जोड़ सके तो मुझे तो दिख रही है जो परिस्थितियां हैं देश के समक्ष, वो कहीं ना कहीं गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से आगे बढ़कर बिहार आंदोलन और फिर 1975, 74, 75 की घटनाएं वो एक बार दोबारा रिपीट कर सकती है देश के अंदर। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी वो परिस्थितियां हैं और क्या राहुल गांधी को करना चाहिए यदि उनको इतिहास पुरुष के रूप में अपने आप को सच्चा जननायक के रूप में अमिट छाप छोड़ना है। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि परिस्थितियां मैंने कहा इतिहास का निर्माण करती है। आज SIR के माध्यम से मतदाता सूची के अंदर जितनी भी कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उसके माध्यम से एक चीज स्पष्ट हुई है, सरकारी कर्मचारी मतलब सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं, ये बातें साबित हो गई। सरकारी कर्मचारी कंप्लीट भ्रष्ट होते हैं। सरकारी कर्मचारी लगभग भ्रष्ट होते हैं। सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं। एक दूसरा, पावर करप्ट, सत्ता भ्रष्ट होती है। सत्ता मतलब सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट होती है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो इसको हर वक्त मुझे लगता है कि लोकतंत्र के हर मंदिर में यह बात लिख देने की आवश्यकता है कि सत्ता में कोई भी होगा वो इस कालिक से नहीं बच पाएगा। भ्रष्टाचार का मतलब केवल घुसखोरी नहीं होता है। भ्रष्टाचार का मतलब यह भी होता है काम से बेईमानी, अपने कर्तव्यों से बेईमानी। आज जितने भी वोटर लिस्ट के अंदर ये गड़बड़ियां सामने आ रही है, उन गड़बड़ियों के केंद्र में उसके दो अंग हैं।
वोटर लिस्ट में दो अंग हैं, एक है बीएलओ और दूसरा है बीएलए। अब देखिए बीएलओ क्या है? बीएलओ का मतलब है ब्लॉक लेवल ऑफिसर। बीएलओ बनने कौन बनते हैं? सरकारी कर्मचारी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य पार्टियों की सरकार है, कहीं ममता बनर्जी सरकार में है, कहीं भारतीय जनता पार्टी अधिकतर राज्यों में है, लेकिन कांग्रेस भी कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, ठीक है, और एक और राज्य है ना कांग्रेस का, हाँ, कर्नाटक, तेलंगाना और एक और राज्य में ध्यान से सॉरी उतर रहा है। आम आदमी पार्टी भी सरकार में है। अलग अलग पार्टी की अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं। हर जगह सरकारी कर्मचारियों का चरित्र एक ही है, कम काम ज्यादा वेतन, काम की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आज ये मतपत्रों में जो चुनाव आयोग का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65 लाख जिन लोगों का नाम आपने हटाया है उनका सूची प्रकाशित कीजिए, सही है, चुनाव आयोग ने 56 घंटे के अंदर उसको अपलोड कर दिया। लेकिन अब उसमें जो कमियां दिख रही है वो ये कमी दिख रही है कि जीवित व्यक्ति को मृत और मृत व्यक्ति को जीवित, और चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त पत्रकार वार्ता करके ये कहते हैं कि भाई क्या राहुल गांधी का ये मतलब है कि हम मृत व्यक्ति को हम वोटर के रूप में अप्रूव कर लें, उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाएं? नहीं भैया ज्ञानेश कुमार, आपने जीवित व्यक्ति को भी मृत व्यक्ति के लिस्ट में डालकर आपने उनका नाम हटा दिया है और जीवित व्यक्ति का भी, मृत लोगों का भी नाम शामिल कर लिया है। यह काम आपके चुनाव आयोग ने किया है, आपके बीएलओ ने किया है। तो इसीलिए ज्ञानेश कुमार जी, आपको पूरी जांच करनी चाहिए पत्रकार वार्ता करने से पहले। चुनाव आयोग यदि संवैधानिक संस्था है तो संसद में प्रतिपक्ष का नेता भी संवैधानिक व्यवस्था है। दोनों को एक दूसरे को चुनौती देने की परंपरा ये लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र दो चीजों से चलता है, लोकतांत्रिक अधिकार और नागरिक कर्तव्य से। और पद जितना बड़ा होता है उसका कर्तव्य भी उतना बड़ा होता है। इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त को लोग अपने पद की मर्यादा का ध्यान निश्चित रूप से रखना चाहिए था। राजनीतिक दल के प्रमुख होने के नाते, राजनीतिक दल कुछ आजादी है राहुल गांधी के पास, लेकिन फिर भी मेरी एक सलाह होगी कि राहुल गांधी को थोड़ा सा शब्दों पर नियंत्रण करना चाहिए। और दूसरा, इसके साथ साथ और बहुत बड़े मुद्दे हैं देश के समक्ष जिस पर राहुल गांधी को आंदोलन खड़ा करना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे 1973 का गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, केवल एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में भोजन का शुल्क बढ़ा देने से, कैंटीन में खाने का शुल्क बढ़ा देने से शुरुआत हुआ गुजरात का आंदोलन ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीन ली। यहां तक कि बाद में परिस्थिति ऐसी हुई कि उस आंदोलन की चिंगारी बढ़ते बढ़ते बिहार तक आई, फिर पूरे उत्तर भारत में फैली और अंत में आपातकाल का कारण बना। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी की सरकार का जाने का भी कारण बना। ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूं कि पूरा तरह से वो आंदोलन संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का पूरा फैल रहा। जयप्रकाश नारायण के जितने भी लोकनायक के शिष्य निकल कर आए राजनीति से, सब के सब पहले की तुलना में अधिक भ्रष्ट निकले। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई विवाद में खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन आज आप दावा से कर सकते हैं कि 1977, 74, 75 से 77 के बीच लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जितने प्रमुख शिष्यों ने उस आंदोलन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ खड़े रहे, वो सब के सब सत्ता का स्वाद चखे और सब के सब प्रायः चिमन भाई पटेल के ही रास्ते पर चल निकले। सच है या गलत जवाब दीजिएगा जरूर आप। तो एक बात तो स्पष्ट क्या होता है? स्पष्ट होता है कि पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता भ्रष्ट होती है, चाहे वो सत्ता चपरासी के हाथ में हो, चाहे सत्ता मुख्य चुनाव आयुक्त के हाथ में हो। यदि ये सही है, यदि आप इससे सहमत हैं, तो फिर इस भ्रष्टाचार की जननी कहां है? सबसे पहले उसको ढूंढना पड़ेगा और वो निकालने के लिए थोड़ा सा सीखना पड़ेगा भारत को
अमेरिकन डेमोक्रेसी से। चूंकि हम तो कह सकते हैं कि भारत का संविधान भी केवल और केवल भारत का मैं उसके लिए शब्द होगा ऑर्गेनिक संविधान नहीं है भारत का। भारत ने खुद विकसित नहीं किया है यह संविधान, बल्कि भारत का संविधान कई देशों के संविधानों का नकल है। आप राजनीतिक बयान में नहीं दे रहा। अगर मैं राजनेता होता तो ये नहीं कह, दुस्साहस नहीं कहता, तब तो मुझे श्रेय देना पड़ेगा कई महापुरुषों को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर। ऐसा नहीं कि उनका 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 योगदान नहीं था, उनका भी योगदान था, लेकिन अपने अपने योगदान को करने के लिए भी जो आधार इन लोगों ने बनाया, प्रायः पश्चिम को ही बनाया, पश्चिमी देशों को ही बनाया। तो एक और चीज सीखने की जरूरत थी, अकाउंटेबिलिटी, जो अमेरिका से सीखी जा सकती थी। राजनेताओं की अकाउंटेबिलिटी, सरकारी कर्मचारियों की अकाउंटेबिलिटी। मैं राजनेताओं की बात क्यों कर रहा हूं? अभी तो मैं कह रहा हूं कि ये जो मतदाता सूची की गड़बड़ी है वो BLO से लेकर CEC मुख्य चुनाव आयुक्त तक को जिम्मेवार हैं इसके लिए। अब आइए, दूसरा अंग है इसका BLA, बूथ लेवल एजेंट। ये तो सब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। क्यों नहीं ये लोग BLO को गाइड करते हैं? नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि राजनीतिक दल के पास अब कार्यकर्ता नहीं बचा है। किसी भी राजनीतिक दल के पास कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है, सबके पास एजेंट है केवल। कार्यकर्ता और एजेंट में अंतर पता है ना दर्शकों? कार्यकर्ता वो होते हैं जो विचार के आधार पर जुड़ता है, एजेंट वो होते हैं जो स्वार्थ के लिए जुड़ता है। अधिकतर राजनीतिक दलों के पास अब स्वार्थी एजेंट ही हैं। आप मानिए या ना मानिए, सच्चाई यही है। कारण है क्यों? इसलिए कि पहले वैचारिक कार्यकर्ता मिला करते थे तपस्वियों को, मिला करते थे ईमानदार राजनेताओं को, वो चीजें मिला करती थी भोला पासवान शास्त्री को, वो चीजें मिला करती थी कर्पूरी ठाकुर को, वो चीजें मिला करती थी पंडित रामनंदन मिश्रा को, वो चीजें मिला करती थी राम मनोहर लोहिया को, वो चीजें मिला करती थी महात्मा गांधी को, वो चीजें मिला करती थी जवाहरलाल नेहरू को, वो चीजें मिला करती थी दीनदयाल उपाध्याय को। मैं हर पार्टी के लोगों का बात कर रहा हूं। वो चीजें कभी भी जेट से उड़ने वाले राजनेताओं को नहीं मिलेगा भाई। एक मुखिया जीतता है चुनाव, 1 साल के अंदर स्कॉर्पियो खरीदता है। MLA MP बनते इसलिए हैं कि पैसा कमाना है। ऐसे लोगों को कार्यकर्ता नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों के पास अब केवल एजेंट होते हैं। क्यों? इसलिए कि वो उसका नेता ही पहले पैसा बटोरू अभियान चलाता है, तो उसका एजेंट क्यों नहीं चलाया भाई? तो उसको कैसे मिलेगा? कोई विचारधारा के आधार पर काम करने वाला गांधी टोपी लगाकर या RSS का निकर पहना हुआ या फिर कम्युनिस्ट आंदोलन का वो कुर्ता पजामा और कांधे पर एक झोला लेकर चलने वाला वामपंथी या फिर समाजवादी आंदोलन का वैसा व्यक्ति जो कर्पूरी ठाकुर रिक्शा से जीवन भर चलते रह गए, घर से आवास से विधानसभा आने के लिए रिक्शा पर चढ़ना पड़ता था और कई बार रिक्शा वालों को देने के लिए पैसा नहीं होता था तो किसी दूसरे विधायक के रिक्शा पर चढ़ जाया करते थे कि भाई तुम जा रहे हो मुझे भी लेते चलो। वैसे राजनेता कहां मिलेंगे अब आपको भाई? और जब ऐसा राजनेता नहीं मिलेगा तो उन राजनेताओं को वैसा कार्यकर्ता कैसे मिलेगा जो बूथ में, जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के लिए BLO के सामने प्रोटेस्ट कर सके, लड़ सके? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी पीढ़ी जो आज सरकारी स्कूलों कॉलेजों की स्थिति है, जो स्वास्थ्य अस्पताल मेडिकल फैसिलिटीज की स्थिति है, कितना भ्रष्टाचार है इसके अंदर? कभी सोचा है? नहीं। वोटर लिस्ट में भ्रष्टाचार तो दिख गया हमें, स्कूल कॉलेजेज मेडिकल हॉस्पिटल्स का भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखता है? राहुल गांधी को जोड़ना चाहिए। SIR के बहाने जो इस आंदोलन की शुरुआत राहुल गांधी कर रहे हैं, उस आंदोलन में जोड़ना चाहिए स्कूल और कॉलेजेज के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं को कैसे बदला जाए। तो भले ही जयप्रकाश नारायण के समय में संपूर्ण क्रांति न हुआ हो, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण है। और जब देश और समाज महत्वपूर्ण है तो आज भी लोग मोरारजी देसाई का नाम कम लेते हैं, जयप्रकाश नारायण का नाम ज्यादा लेते हैं। आज भी लोग चरण सिंह से ज्यादा
जयप्रकाश को याद करते हैं, सच है या गलत है? आज भी भारत में भी जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा पूजा महात्मा गांधी की होती है। और ऐसे ही कोई जननायक बनते हैं, लोकनायक बनते हैं, कोई इतिहास पुरुष बनते हैं। संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति, जो जड़ है जहां भ्रष्टाचार का, ये चाहे बीएलओ के लेवल पर हो, चाहे ये बीएलए के लेवल पर हो, एक ही अगर एक शब्द अगर इसके लिए उपयोग हो तो ये है भ्रष्टाचार, करप्शन। और इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता है। इसके खिलाफ आंदोलन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा सबसे पहला मुद्दा है। क्या राहुल गांधी इसको जोड़ पाएंगे? जोड़ना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। यदि जोड़ा तो इतिहास बनता है, ऐसे ही बनता है। पुराने जननायक को लोग भूला करते हैं, नए जननायक को लोग याद रखते हैं। तो इस विषय को मुझे लगता है कि आज हम यही विराम देते हैं, इस उम्मीद में कि एसआईआर से शुरू हुआ यह आंदोलन देश के अंदर एक चुनाव सुधार और एक प्रशासनिक सुधार का माध्यम बनेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।